बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वी आई वो इमर्स्ड वॉल्यूम है, इमर्स्ड वॉल्यूम कितना वॉल्यूम अपन कह रहे कि लिक्विड में इमर्ज हो रहा है, वो इमर्स्ड वॉल्यूम है। रो एल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन है। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ कि इक्विलिब्रियम किस टाइप से होगा फॉर इक्विलिब्रियम। जैसे ये अपन कह रहे हैं कि अपने पास एक कंटेनर है, ये अपन कह रहे कि कंटेनर है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये बॉडी इसमें इमर्ज है। टोटल वॉल्यूम इसका V है, इमर्ज्ड वॉल्यूम PI है, वेट फोर्स mg के इक्वल होगा, और ऊपर की तरफ बेटा बॉइंट फोर्स लगेगा, लिक्विड की डेंसिटी रो एल के इक्वल है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि mg बेटा डाउनवर्ड फोर्स mg वेट फोर्स है, और वेट फोर्स पॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। mg that will be equals to vi रो एल इंटू जी के इक्वल होगा। अब बेटा m को अपन क्या लिखेंगे, v रो s इंटू जी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू vi रो एल इंटू जी के इक्वल होगा। अगर हम फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज देखें, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज होता, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज मतलब कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम अपन कह रहे कि इमर्ज हुआ, तो उसको अपन कहेंगे वी आई अपॉन वी, ये फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज है, दैट विल बी इक्वल्स टू रो एस अपॉन रो एल। तो इसको अपन फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज कहेंगे। अगर परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इमर्ज पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इमर्ज्ड, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इमर्ज में अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो f इंटू अपन करें कि 100, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी आई वी इंटू 100, और वो अपने पास रो एस अपॉन रो एल इंटू 100% के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज है। अगर बेटा अपन कह रहे कि इफ लिक्विड वाटर है, लिक्विड अगर अपन कह रहे कि इज वाटर, तो उस केस में अपन कह रहे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्ज पी आई अपॉन वी इक्वल्स टू रो एस अपॉन रो वाटर है, और वाटर बेटा लिक्विड की सॉलिड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, तो उसको इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी भी कह सकते हैं। अगर अपन कह रहे कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी जैसे सपोज 8 सॉलिड है, उसकी डेंसिटी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका 0.8 मतलब 80% जो भाग है वो इमर्ज होगा, मतलब वाटर के अंदर 80% है वो इमर्ज होगा। The body will float on the water surface. Sorry, the body will be partially immersed. Body will be partially immersed and floats on the surface. Floats on the surface. Case 2 अपन देख रहे हैं। If rho s equals to rho l, अगर अपन कह रहे कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल है, तो उस केस में अपन कहेंगे द बॉडी will fully immersed
rho s equals to rho l, the body will fully immersed and floats in the liquid. Floats in the liquid. केस 3 अपन कह रहे हैं if rho s greater than rho l है, तो उस केस में अपन कह the body will fully immersed and will be sink down in the liquid. रो एस ग्रेटर देन अपन कह रहे कि रो एल की बात करें तो अपन कह रहे द बॉडी विल फुली इमर्स्ड एंड विल बी सिंक डाउन इन द लिक्विड. अपन कह रहे पूरी की पूरी लिक्विड के अंदर चली जाएगी और वो सिंक हो जाएगी. तो इसको अपन कहेंगे बेटा लॉ ऑफ फ्लोटेशन. That's 1 minute, sir. Done, sir. अभी बेटा अपन कहेंगे कि अगर जैसे हमने पॉइंट फोर्स देखा स्टैटिक लिक्विड में, अगर अपन बॉयंसी इन बात करें और एक्सीलेटिंग कंटेनर में, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं बॉयंट फोर्स in accelerated point force in accelerated liquid. अगर हम accelerated liquid में buoyant force की अगर अपन बात करें, buoyant force in accelerated liquid, और accelerated liquid में बेटा अपन buoyant force की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, ये जैसे अपने पास लिक्विड है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक सॉलिड बॉडी है, ये कंटेनर बेटा ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है और ऊपर की तरफ बेटा अपन कह रहे कि पॉइंट फोर्स अगर अपन कह रहे कि एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट फोर्स इन मूविंग कंटेनर या एक्सीलेटेड कंटेनर में होगा वी आई रो एल इंटू जी इफेक्टिव के इक्वल होगा. वी आई रो एल जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव को बेटा अपन ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लिखेंगे जी प्लस ए बेटा. तो उस केस में पॉइंट फोर्स कितना होगा वी आई रो एल जी प्लस ए के इक्वल होगा. ये बेटा अपन कह रहे कि केस 1 बॉयंट फोर्स होगा. अगर एक्सीलेटेड कंटेनर ऊपर कर रहा है तो बॉयंट फोर्स बेटा चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी आई रो एल जी प्लस ए के इक्वल होगा. अगर हम केस 2 बेटा देखें कि यही कंटेनर ये जैसे अपने पास
कंटेनर बेटा ए से नीचे जा रहा है। यहाँ पे अपन कह रहे कि पॉइंट फोर्स अगर पूछा जाए तो उस केस में पॉइंट फोर्स कितना होगा, बी आई रो एल जी माइनस ए के इक्वल होगा। पॉइंट फोर्स बी आई रो एल जी माइनस ए के इक्वल होगा। थर्ड देख रहे हो बेटा, अगर कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है, इफ द कंटेनर is freely falling, कंटेनर is freely falling, फ्रीली फॉलिंग का मतलब था उसका एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू जी डाउनवर्ड है। तो उस केस में अपन कह रहे कि बॉइंट फोर्स क्या लगेगा बेटा, जीरो। अगर कोई कंटेनर फ्री फॉल कर रहा है तो उसमें रखे हर ऑब्जेक्ट पर पॉइंट फोर्स जीरो लगेगा, मतलब एफ पी है वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि a इक्वल्स टू बेटा जी है, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो जी इफेक्टिव जी माइनस जी हो गया, दैट इज जीरो। इसलिए अपन कह रहे कि पॉइंट फोर्स जीरो लगेगा। कोई कंटेनर अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उस केस में अपन कह रहे कि पॉइंट फोर्स जीरो के इक्वल लगेगा। Done, sir. अभी देखो इससे रिलेटेड बताइए क्या एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये जैसे अपने पास एक कंटेनर है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक बलून है। जब अपन कह रहे कंटेनर रेस्ट में है तो स्ट्रिंग में टेंशन बेटा टी नॉट है, और हमें कहा गया है कि इफ द कंटेनर accelerating in upward direction with acceleration upward direction with acceleration a, then find the new tension in the string, टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो कैसे बेटा इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि केस वन बेटा जब कंटेनर रेस्ट में था, मतलब a इक्वल्स टू जीरो की हम बात कर रहे हैं, तो ऊपर की तरफ बेटा क्या लगेगा, पॉइंट फोर्स लगेगा। नीचे अपन कह रहे कि सपोज इसका वेट फोर्स mg है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एफ बी दैट विल बी इक्वल्स टू टी नॉट प्लस एम जी के इक्वल होगा। मिस टी नॉट वो हमें मिला एफ बी माइनस एम जी, और उसको हम लिख सकते हैं वी
ये बेटा अपन करेंगे रो एल जी माइनस वी रो एस इंटू जी के इक्वल होगा, या एम जी भी कह सकते हैं। ये अपन कह रहे कि एक बॉल हो गया, बलून की जगह बॉल ले लो, वो बॉल है मतलब लाइट वेटेड बॉल है। अभी अपन कह रहे केस टू, जब ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, उस केस में बेटा अपन कह रहे कि इसका एफ बी अपन ड्रॉ करें। ये बेटा अभी टेंशन टी हो गया, ऊपर की तरफ अपन कह रहे कि फोर्स बी रो एल और जी प्लस ए बेटा बॉइंट फोर्स हो जाएगा, और इसका वेट फोर्स वो भी बेटा एम जी डाउनवर्ड है, और इसका एक्सीलरेशन ए है। तो क्या लिखेंगे बेटा, बॉइंट फोर्स एफ बी माइनस एम जी माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एफ बी को बेटा आपने लिखा वी रो एल जी प्लस ए माइनस एम जी प्लस ए इक्वल्स टू टी हो गया। अभी अपन कह रहे हैं कि हमें टी फाइंड करना, वी ये बेटा वी रो एल, और यहाँ पे अपन कहेंगे माइनस एम इंटू अपन कर जी प्लस ए हो गया। तो अभी यहाँ पे बेटा अपन कह रहे इसको अपन लिख सकते हैं वी रो एल माइनस एम इंटू जी, वो बेसिकली किसके इक्वल मिला बेटा, टी नॉट अपॉन जी के इक्वल। तो इसको हमने लिखा टी नॉट बाई जी, जी प्लस ए हो गया, मीन्स टी इक्वल्स टू टी नॉट 1 प्लस ए बाई, So, यस बेटा, so won't it be FB plus MA because they're in the same direction? एफ बी माइनस एम जी, Plus एफ बी MA. एफ बी माइनस एम जी माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलेशन, ये ऊपर जा रहा है। तो अब हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलेशन। तो अपर डायरेक्शन में फोर्स एफ बी, अभी ये नया बॉइंट फोर्स है, और उस बॉइंट फोर्स की वैल्यू वी रो एल जी प्लस ए के इक्वल होगी। इनिशियली बॉइंट फोर्स केवल वी रो एल जी था, और अभी अपन कह रहे हैं कि एक्सीलेटेड कंटेनर है तो बॉइंट फोर्स चेंज हो गया, तो वी रो एल जी प्लस ए माइनस एम, और ए को मैंने इधर ले आया और नेगेटिव को कॉमन लिया, तो एम जी प्लस ए हो गया। तो जी प्लस ए पूरे में कॉमन आ गया, तो जो नया टेंशन है वो स्ट्रिंग के अंदर टी नॉट 1 प्लस ए बाई जी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि टेंशन फोर्स है। So MA is the net force. हाँ, एम ए इज द नेट फोर्स, एम इसका मास So है। how can we say that MA is the net force? कहाँ पे, So because MA and FB are in the same direction, right? हाँ, एम ए तो है नेट फोर्स है, एफ बी जो है वो नेट फोर्स पूरा का पूरा जिधर मोशन करेगा उधर लगेगा। तो हमने क्या कहा, ये एम ए कोई Yes. एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, एम ए तो नेट फोर्स है। टोटल जो फोर्स अपने इस ऑब्जेक्ट पर देखा वो ये है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ बी ग्रेटर देन अपन कह रहे एम जी और टी है, इसलिए हमने कहा है कि एम ए है वो नेट फोर्स एफ बी की डायरेक्शन में रहेगा। Yes, sir, I understood. अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे So one स्टेबिलिटी। minute, can you go to the previous slide? यस, Done, sir. नेक्स्ट अपन देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी में टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी अपन देखेंगे। जैसे अपन ने कहा था इक्विलिब्रियम
स्टेबिलिटी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, या अपन कह रहे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सपोज बेटा अपन कह रहे ये अपने पास एक लिक्विड कंटेनर है, ये बेटा अपन कह रहे कि एक रिजिड कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर कुछ इस टाइप से बेटा एक रिजिड बॉडी सपोज अपने रखा है, ये रिजिड बॉडी फ्लोट कर रही है, ऐसे एक रिजिड बॉडी फ्लोट करती है। अभी बेटा इसमें अपन कहेंगे एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरा है सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, तो दो टर्म बेटा अपन यहाँ पे देखेंगे। एक तो हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ मास में ऑलरेडी अपन डिफाइन कर चुके हैं। हम कहेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका वेट फोर्स हो, उसको अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। और अपन कह रहे हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी में अपन कहेंगे कि ऐसा पॉइंट, या अपन कह सकते हैं कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका सेंटर पॉइंट, उसको अपन सेंटर ऑफ बॉयंसी कहेंगे। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी सपोज बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पर है, ये इस टाइप से अपन कह रहे कि इमर्ज है, और ये अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ बॉयंसी, इसको अपने का कि ये एफ बी यहाँ पे लग रहा था। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, जब एफ बी इक्वल टू एम जी होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, और दोनों ही बेटा अपन कह रहे हैं कि एफ बी और जी एक ही वर्टिकल लाइन पे होंगे जब इक्विलिब्रियम में है। तो ये अपन कह रहे हैं कि व्हेन एफ बी एंड एम जी lie on a straight vertical line, then straight vertical line, then it will be equilibrium। ये बेटा अपन कह रहे कि इक्विलिब्रियम में होगा। अभी अपन क्या कर रहे हैं कि इसको बेटा हल्का सा अपन टिल्ट कर रहे हैं, इस रिजिड बॉडी को हम हल्का सा टिल्ट करेंगे, और टिल्ट करने पर क्या होगा उसको अपन समझेंगे। ये जैसे अपने पास ये बेटा अपन कह इसको हल्का सा अपन टिल्ट कर रहे हैं, ऐसे हमने टिल्ट किया, ऐसे टिल्ट किया, और जब अपन टिल्ट करेंगे इसका वेट फोर्स बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे होगा, है ना। वेट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होगा, ये एम जी हो गया, और सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बॉयंट फोर्स अपन कह रहे कि यहाँ पे लगा है। और ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सेंट्रल लाइन है, इसको अपन कहेंगे सेंट्रल लाइन, जो अपन कह रहे कि इस रिजिड बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये अपन कह रहे कि बॉयंसी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, और ये बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ बॉयंसी इस सेंटर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करता है उसको अपन मेटा सेंटर कहेंगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि द सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी the line of action, the line of action, the line of action which cut, the line of action which cut the central line
The line of action which cut the center of line is called मेटा सेंटर बेटा, उसको अपन कहेंगे मेटा सेंटर। The line of action which cut the center of line, which cut the एक्सिस ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं या सेंट्रल लाइन, इसको एक्सिस ऑफ बॉडी कह दो, विच कट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मेटा सेंटर। तो ये जो पॉइंट है बेटा, जो लाइन ऑफ एक्सिस है बॉयंसी की जो कट कर रही है, इसको अपन मेटा सेंटर कहेंगे। और अगर ये मेटा सेंटर है और ये बेटा अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम कह रहे हैं कि अगर जी जो है वो एम के नीचे है, मतलब मेटा सेंटर के नीचे अगर जी लाई कर रहा है, जी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेटा अपन जी से डिनोट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी को अपन बी से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे केस स्टडी करेंगे कि इफ जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी lying, center of gravity G lying below meta center M, below meta center M, then the body will come to its equilibrium position, its equilibrium position, which is called stable equilibrium, stable equilibrium। और अगर अपन कह रहे हैं परमानेंटली वो रोटेट हो जाए, अगर हम कह रहे कि जी है वो या मेटा सेंटर है वो जी से नीचे होगा, तो उस केस में बॉडी है वो पूरी रोटेट हो जाएगी। मतलब एम नीचे आ गया, जी ऊपर है, तो क्या होगा, एम उसको रोटेट करेगा। तो इस केस में अपन कहेंगे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये नोट कर दिया। then the torque, then the torque will tend to rotate the body from its equilibrium position, and the body will be unstable इक्विलिब्रियम। बॉडी है वो अपन करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो करेगी। तो ये मेटा सेंटर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जब बॉयंसी या बॉयंट फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस ऑफ बॉडी को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को अपन मेटा सेंटर कहेंगे। एक्सिस मतलब जो लाइन उस रिजिड बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, उसको जहां पे वो कट करती है उसको अपन मेटा सेंटर कहेंगे। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज apparent weight। नेक्स्ट एक कंसेप्ट देख लो, apparent weight।
apparent weight। apparent weight क्या होगा, जैसे बेटा अपन कह रहे कि ये अपने पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को अपने लिक्विड में इमर्ज किया, ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लग रहा है, नीचे बेटा इसका वेट फोर्स mg है। अगर हमें W apparent फाइंड करना है तो apparent वेट क्या होगा, FB mg माइनस FB बेटा, mg माइनस FB, ये अपन कह रहे कि इसका apparent होगा। अभी इस केस में mg और FB इक्वल है, तो अपन कह रहे कि apparent वेट 0 के इक्वल होगा, apparent वेट है वो 0 के इक्वल होगा। अगर पूरी की पूरी इमर्ज हो गया, जैसे अपन कह रहे हैं इसमें बेटा mg फ्लोट कर रहा है, तो mg इक्वल्स टू FB है, तो W apparent 0 के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और उसको अपने लिक्विड के अंदर डाला, ये ऐसे बेटा अपन कह रहे बॉडी है, तो इसका वेट है ये mg होगा, ये बेटा अपन कह रहे कि FB है, तो W apparent जो है वो mg माइनस FB के इक्वल है। अपने एक्चुअल वेट से कुछ कम वेट अपन कह रहे कि फिल करेगी, इसको अपन apparent वेट कहेंगे। अगर हमें कहा जाए कि अगर आइस क्यूब मेल्ट होता है तो हाइट h पर क्या इफेक्ट होगा, वो अपने को फाइंड करना। इफ द आइस क्यूब गेट मेल्ट then find height of liquid column। h पर क्या इफेक्ट होगा, h सेम एज इट इज रहेगा या h डिक्रीज होगा या h इंक्रीज होगा। बोलो बेटा क्या होगा, सर सेम ही रहेगा ना? सेम ही रहेगा। गुड, देखो कैसे अपन देखेंगे इसको सेम कैसे रहता है। पहले अपन कह रहे कि इसका वेट फोर्स बेटा नीचे है, ये m आइस इंटू जी, ऊपर क्या लगेगा बेटा बॉइंट फोर्स। तो अगर मैं बात करता हूँ इनिशियली बेटा एफ बी इक्वल्स टू m आइस इंटू जी के इक्वल होगा, और बॉइंट फोर्स क्या होता है वी आई रो डब्ल्यू इंटू जी, और उसको अपने लिखा m आइस इंटू जी हो गया, जी से जी बेटा कैंसिल आउट, तो इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय आइस वो m आइस अपन रो डब्ल्यू होगा। ये इसको अपन कहेंगे इनिशियल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। इनिशियली अपन कह रहे कि जो आइस क्यूब है वो इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। अभी अपन कह रहे कि व्हेन आइस गेट्स मेल्ट, और जब वो मेल्ट हुआ तो आइस किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, वाटर में। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि एम आइस वो होगा बेटा वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, और रो डब्ल्यू वाटर में चेंज हुआ तो डेंसिटी वाटर की हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय आइस
वो एम आइस अपॉन रो डब्लू है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये फाइनल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो गया। अभी देखो इनिशियल भी अपन कह रहे कि एम आइस अपॉन रो डब्लू डिस्प्लेस कर रहा था, और मेल्ट होने के बाद में भी बेटा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों ही बेटा इक्वल है, तो हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस सेम है, तो अपन कहेंगे एच रिमेन्स सेम बेटा, एच रिमेन्स सेम। हाइट में अपन कह रहे कि कोई चेंज नहीं होगा। अगर दोनों की वॉल्यूम सेम है तो उस केस में अपन कह रहे कि हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कंटेनर है, अभी मैंने क्या किया, प्योर वाटर की जगह शुगर सॉल्यूशन लिया। शुगर सॉल्यूशन है, और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि आइस क्यूब फ्लोट कर रहे हैं। ये हाइट बेटा एच है। अभी अपन कह रहे कि एच पे क्या इफेक्ट होगा अगर आइस मेल्ट होता है, बताओ अभी क्या इफेक्ट होगा। बोलो बेटा क्या होगा, एच बढ़ेगा या कम होगा। सर कम होगा। कम होगा या बढ़ेगा, देखो इसमें अपन करें कि ऑब्वियसली हाइट बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी उसको अपन देखते हैं। इनिशियली अपन देख रहे केस वन में बेटा अपन कह रहे कि एफ बी इक्वल्स टू अपन कह रहे कि एम आइस इंटू जी के इक्वल होगा। एफ बी को अपने लिखा वी आई रो शुगर सोल्यूशन इंटू जी, और ये अपने पास एम आइस इंटू जी हो गया। तो वी आई वो अपने को मिला एम आइस इंटू बेटा रो शुगर सॉल्यूशन। ये इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया। अभी अपन कह रहे कि जब वो मेल्ट होता है तो आइस किस में मेल्ट होगा बेटा, वाटर में। तो हम कहेंगे फाइनल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फाइनल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, एम आइस अपॉन रो डब्लू। ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 2 को अपन डिवाइड कर रहे हैं, वी आई अपॉन वी एफ इक्वल्स टू, ये हमें मिला रो डब्लू अपॉन रो शुगर सॉल्यूशन। बोलो किसकी डेंसिटी बेटा अपन कह रहे ज्यादा होगी, ऑब्वियसली शुगर सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा। तो हमें यहाँ पे ये मिला है कि फाइनल वॉल्यूम है वो वी आई अपॉन वी एफ लेस देन 1 है। तो वी आई लेस देन वी एफ, फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है और इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो ऑब्वियसली हाइट क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो इसलिए अपन कहेंगे एच विल इंक्रीज बेटा, एच विल इंक्रीज। ये इसका आंसर है। फाइनल वॉल्यूम है, अगर शुगर सॉल्यूशन है तो फाइनल वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा।
एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, बट हमने इस टाइप से उसको फिंगर को इमर्ज किया कि वो किसी उसके कांटेक्ट में नहीं है, कंटेनर के कांटेक्ट में नहीं है, तो वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ेगी या कम होगी? सर कोई चेंज नहीं आएगा ना? चेंज तो आएगा। Sir, could you repeat? हम कह रहे हैं कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ और एक मैंने फिंगर को उसमें डिप किया पानी के अंदर, तो वेइंग मशीन की रीडिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? सर क्योंकि हमारी फिंगर का भी वेट होगा इसलिए। बट वो तो कांटेक्ट में तो नहीं है। कांटेक्ट में अगर आता तो मैं कह सकता हूँ कि वेट के बराबर अपन कह रहे कि उसका वेट इंक्रीज होगा। देखो इसमें क्या होगा, हम सर कह रहे बुओयंट फोर्स बढ़ेगा। हाँ बॉयंट फोर्स, देखो अपन कह रहे इस फिंगर पर बॉयंट फोर्स लगेगा, और हमें पता है कि कोई भी फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जितना लिक्विड इस फिंगर पे बॉयंट फोर्स लगाएगी, उतना ही अपन कह रहे कि फिंगर इस लिक्विड पे भी फोर्स लगाएगा, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो जो नया वेट है डब्ल्यू डैश, वो कितना होगा? तो इनिशियल ओरिजिनल वेट प्लस अपन कह रहे कि बॉयंट फोर्स, इतना वेट अपन कह रहे कि बढ़ जाएगा। ये जैसे अपन कह रहे कि दूसरा, ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि आइस क्यूब है, और आइस क्यूब के अंदर एक स्टोन है, आइस क्यूब के अंदर एक स्टोन है, और फिर अपन कह रहे कि ऊपर आइस है और रिमेनिंग आइस है, और अपन कह रहे हैं कि अभी जब ये आइस मेल्ट होगा तो लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो अपने को फाइंड करना। ये अपन कह रहे कि वाटर है। एक स्टोन को फ्रीज कर दिया आइस के अंदर, और फिर आइस क्यूब अपन कह रहे कि प्लॉट कर रहे हैं, और अभी अपन कह रहे जब आइस क्यूब मेल्ट होगा तो क्या कंडीशन होगी, वो अपने को फाइंड करना, एच बढ़ेगा या कम होगा। सर आई थिंक बढ़ेगा क्योंकि शायद वो स्टोन सिंक होगा और फिर हाइट बढ़ेगी। शायद नहीं, एक्यूरेट बताओ। देखो इसमें क्या करेंगे, हम कह रहे कि ये इनिशियल इक्विलिब्रियम में है बेटा, और इक्विलिब्रियम में मैं कह सकता हूँ कि वी बॉइंट फोर्स लग रहा है बेटा वी आई रो डब्ल्यू इंटू जी। अभी इसमें एक तो आइस है, आइस का मास होगा प्लस स्टोन का मास होगा इंटू बेटा जी के इक्वल होगा। मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस की हम बात करें तो ये बेटा एम आइस रो डब्ल्यू प्लस एम स्टोन रो डब्ल्यू इसके इक्वल है। अभी क्या हो रहा है कि आइस मेल्ट हो गया,
आइस मेल्ट हो गया तो आइस तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो आइस के कारण वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, तो एम आइस अपॉन रो डब्ल्यू, और हमें पता है आइस के कारण कोई चेंज नहीं आता है। बट स्टोन अभी सिंक डाउन हो गया, और स्टोन जब सिंक डाउन होगा तो स्टोन अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो हम इसको लिखेंगे एम स्टोन अपॉन रो स्टोन, ये फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया। अभी देखो एम आइस रो डब्ल्यू, एम आइस रो डब्ल्यू दोनों कॉमन है, उसको छोड़ दो, हमें वी आई और वी एफ को मैं कंपेयर करता हूँ, तो वो अपने को मिला रो स्टोन अपॉन रो वाटर, और स्टोन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है तो ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वी आई ग्रेटर देन वी एफ। इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस ज़्यादा था, फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो रहा है, इसका मतलब हाइट विल बी फॉल डाउन, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि एच विल डिक्रीज, फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एच है वो डिक्रीज होगा। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देखे। फर्स्ट केस में हमने कहा कि एच कोई चेंज नहीं आएगा, सेकेंड में हमने कहा एच इंक्रीज होगा, और थर्ड में हम कह रहे कि एच डिक्रीज होगा। सॉल्व करने का तरीका सब में सेम है, पहले इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस अपने फाइंड किया, फिर उसके फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस फाइंड किया। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस को हमने कंपेयर किया, और कंपेरिजन से अगर फाइनल वॉल्यूम लेस आ रहा है तो हाइट डिक्रीज होगा, फाइनल डिस्प्लेस वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है तो हाइट इंक्रीज होगा, अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। Done, sir. वन मोर क्वेश्चन जो जेई और नीट दोनों में पूछा जा चुका है। कौन है दीदी? यस, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक वुडन ब्लॉक है या सिलेंडर है, इसके ऊपर बेटा अपन कह रहे कि एक कोइन है, और ये बेटा अपन कह रहे कि लिक्विड की हाइट एच है, और वुडन जो ब्लॉक है वो एल डिस्टेंस से नीचे इमर्ज है। अभी अपन क्या करें, इस कोइन को हम वाटर में डाल रहे हैं, तो जब अपन कह रहे कि कोइन को वाटर में अपन डालेंगे तो एच और एल पे क्या इफेक्ट होगा वो अपने को फाइंड करना। मतलब अपन कह रहे कि फाइंड, जैसे ए हमें दिया हुआ है एच विल डिक्रीज एल विल डिक्रीज, बी है एच विल इंक्रीज एल विल इंक्रीज, सी है एच विल डिक्रीज एल विल इंक्रीज, एंड डी है एच विल इंक्रीज एल विल डिक्रीज। ये बेटा क्वेश्चन है, एक ये वुडन ब्लॉक है जो एल हाइट तक इमर्ज है। अभी ये कोइन उसके ऊपर रखा था, और कोइन को जैसे अपन वुडन ब्लॉक से हटाकर वाटर में डाल रहे, तो एच और एल उस पर क्या इफेक्ट होगा वो अपने को बताना है।
Sir, will L decrease and H increase? No. So is it A? Yes, H and L both will decrease. H and L both will decrease. देखो कैसे, इसको भी सिमिलर टाइप से बेटा अपन कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वी आई रो डब्ल्यू इंटू जी, वो किसके इक्वल होगा? एम वुड प्लस एम कोइन इंटू बेटा जी हो गया। इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ? एम वुड अपॉन रो डब्ल्यू एम कोइन अपॉन रो डब्ल्यू। फिर अपन कह रहे हैं जैसे कोइन हमने लिक्विड में डाला तो वी एफ कितना होगा बेटा? तो वुड अभी भी बेटा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा रो डब्ल्यू, बट कोइन जो है वो क्या करेगा? अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस करेगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वी आई वी एफ दैट विल बी इक्वल्स टू रो कोइन अपॉन रो डब्ल्यू, और वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम डिस्प्लेस ज़्यादा था और फिर कोइन ने कम डिस्प्लेस किया, तो अपन कहेंगे कि एच, इससे हमें पता चला कि एच विल डिक्रीज। जो स्टोन वाला कंडीशन था वही हो गया, हाइट डिक्रीज हुआ। अभी बेटा अपन कह रहे हाइट डिक्रीज होगी और कोइन हटाया तो वुडन ब्लॉक तो ऊपर जाएगा, और वुडन ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब लेंथ है वो क्या होगा? कम होगा। तो एच भी डिक्रीज होगा और एल वो भी डिक्रीज होगा। एच एंड एल बोथ विल डिक्रीज। नोट कर दिया? चलो, अभी हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है, नीट में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। अ यूनिफॉर्म रॉड, a uniform rod of length L, uniform rod of length L, density sigma is pivoted smoothly at the point O, below water level, at a depth h as shown in figure if the density of water is rho and the rod remains stationary. Find the angle made by the rod with horizontal.
pivoted at the point O below water level at depth h as shown in figure. If the density of water is O and the rod remains stationary, find the angle made by the rod with horizontal. Horizontal के साथ में कितना एंगल होगा वो बेटा अपने को फाइंड करना है। अभी देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट बेटा इसके आरबीडी ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर पॉइंट बेटा यहाँ पे होगा, तो ये अपन कह रहे कि इसका mg हो गया, ग्रेविटी हो गया बेटा। ये अपन कह रहे कि इसका वेट फोर्स हो गया। बॉयंसी बेटा अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ बॉयंसी यहाँ पर है, तो बॉयंट फोर्स अपन कह रहे कि अपर डायरेक्शन में लगेगा। ये बेटा अपन कह रहे कि बॉयंसी एफ बी हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे mg नीचे, बॉयंसी बेटा अपन कह रहे कि अपर है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इस ओ पॉइंट के अबाउट बेटा टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क होगा कितना, और mg और दोनों बेटा अपन कह रहे कि इक्वल एंड ऑपोजिट है। ओ पॉइंट के अबाउट बेटा हम टॉर्क देख रहे हैं। तो देखो mg का अपन कह रहे कि लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये बेटा अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये l/2 होगा, इसको अपन लिखेंगे l/2 cos थीटा। और इसका बेटा लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इसकी डिस्टेंस अगर अपन देखें तो सपोज ये जो डिस्टेंस है वो y के इक्वल है, या अपन इसको x ले लेते हैं। ये जो इमर्ज लेंथ है वो बेटा x के इक्वल है। ये x हो गया। ये बेटा अपन कह रहे कि हाइट h है, तो मैं यहाँ पर अगर साइन थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा क्या होगा, h अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा, x हो गया। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, h cosec थीटा। h को हमने लिखा h cosec थीटा के इक्वल होगा। अभी h cosec थीटा सेंटर ऑफ मास से बेटा डिस्टेंस अगर देखें तो वो कितना होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी से, तो h/2 cosec थीटा। तो अभी अपन टॉर्क देख रहे हैं बेटा, टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट या फॉर इक्विलिब्रियम, टॉर्क अबाउट ओ 0 होना चाहिए। अभी फर्स्ट अपन कह रहे कि mg के कारण टॉर्क कितना है, तो mg l/2 cos थीटा हो गया। फिर बेटा अपन कह रहे कि mg l/2 cos थीटा, और fb के कारण टॉर्क कितना होगा, तो fb में हमने कहा कि वॉल्यूम डिस्प्लेस बेटा vi, ये अपन कह रहे कि रो g, ये fb हो गया, इनटू अपन कह रहे कि डिस्टेंस h/2 cosec थीटा है ना, h/2 cosec थीटा ये हो गया, और ये अपने पास cos थीटा, इसको अपने cos थीटा लिखा। अभी देखो m को क्या लिखेंगे, m को बेटा आपने लिखा, इसकी लेंथ l दिया हुआ है, सपोज क्रॉस सेक्शन a, तो वॉल्यूम क्या होगा a इंटू एल, और उसकी डेंसिटी सिग्मा इंटू जी l/2, ये बेटा cos थीटा। वॉल्यूम को अपन क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन a इंटू उसकी लेंथ h, h को बेटा आपने लिखा, x को लिखा h cosec थीटा, h cosec थीटा। तो a इंटू बेटा h cosec थीटा, ये वॉल्यूम हो गया, इमर्ज वॉल्यूम, इंटू अपन कह रहे रो इंटू जी बेटा। और नेक्स्ट हमने लिखा h/2 cosec थीटा इंटू बेटा cos थीटा। तो देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, g से g कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला, सिग्मा l स्क्वायर इक्वल्स टू रो h स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cosec थीटा इक्वल्स टू सिग्मा l स्क्वायर अपन रो h स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा बेटा फाइंड करता हूँ, तो साइन थीटा अपने को क्या मिलेगा, उसको हमने लिखा रो h साइन स्क्वायर थीटा, ये cosec स्क्वायर थीटा था, रो h स्क्वायर अपॉन सिग्मा l स्क्वायर में साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू h by l अंडर रूट रो बाई सिग्मा के इक्वल होगा। ये बेटा थीटा की वैल्यू, यहाँ से अपने को साइन थीटा मिलेगा।
So how do you locate the center of buoyancy? सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ इमर्ज्ड वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम उसके अंदर इमर्ज है उसका मिडल पॉइंट, वो अपन कह रहे सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा, मतलब जहां सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। फाइनाइट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है। Yes, sir. तो उसमें कुछ एक्सेप्शन अपन लेके चलेंगे कि फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है, फ्लूइड जो है वो इरोटेशनल है और उसका फ्लो स्टेडी है। अभी यहाँ पे ये पढ़ने से पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो वो अपन देख रहे हैं। एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा कितना, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, उसमें बेटा अपन फर्स्ट देख रहे हैं स्टडी, स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो किसे कहेंगे, हम कहेंगे कि ऐसा फ्लो, ए फ्लो is said to be steady if density and if velocity pressure and density at any point in the flow do not change. Change is called steady. A flow is said to be steady if velocity, pressure and density at any point in the flow do not change is called steady flow. कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, किसी भी पॉइंट पर मतलब एनी पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, तो इस टाइप के फ्लो को अपन स्टेडी फ्लो कहेंगे। दूसरा अपन कह रहे हैं कि अनस्टेडी फ्लो, इसका ऑपोजिट अगर अपन कह रहे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। अनस्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो कैसे कहेंगे, तो हम कह रहे हैं ए फ्लो is said to be, a flow is said to be unsteady if velocity will changes, velocity will changes at any point, is called unsteady flow. अनस्टेडी फ्लो, वेलोसिटी अपन कह रहे कि अगर चेंज होती है तो उसको अपन अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। दूसरा अपन, तीसरा फ्लो बेटा अपन कहेंगे रोटेशनल, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो।
रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। अगर अपन कह रहे किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड फ्लो में अगर रखते हैं और वो रोटेट करता है तो हम उसको रोटेशनल फ्लो कहेंगे। जैसे ये अपने पास लिक्विड बेटा फ्लो कर रहा है, इस टाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है और इसके अंदर इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट हमने रखा और वो ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस फ्लो को अपन रोटेशनल फ्लो कहेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा है तो हम उसको कहेंगे इरोटेशनल फ्लो। तो जब हम आइडियल या फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे तो वहां पर अपन इरोटेशनल फ्लो लेंगे। ये जैसे अपने पास है और ये अगर स्ट्रेट मूव करे तो उस केस में अपन कहेंगे इरोटेशनल फ्लो है, इरोटेशनल फ्लो। डन सर। फोर्थ अपन बात करेंगे विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लो। विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लो। हम कह रहे कि ऐसा फ्लो, जैसे हम बात कर रहे हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है बेटा, इसका फ्लो विस्कस फ्लो होता है, जिसमें अपन कह रहे हैं लिक्विड धीरे से फ्लो करता है, उसमें अपोजिंग फोर्स होता है, उसको अपन विस्कस फोर्स फ्लो कहेंगे। अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करें तो डिस्टिल वाटर, उसमें उसको अपन नॉन विस्कस फ्लो कहेंगे, नॉन विस्कस फ्लो। कैस्टर ऑयल विस्कस फ्लो और डिस्टिल वाटर उसको अपन नॉन विस्कस फ्लो कहेंगे। अभी यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन मेजर, जो अपने पास एक नोट करके अपन लिखेंगे कि जब अपन फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं, इन फ्लूइड डायनामिक्स वी डिस्कस the liquid for simplified discussion. We discuss the liquid, in fluid dynamics we take the several assumption फर्स्ट अपन कहेंगे कि जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लो ये अपन मान के चलते हैं। सेकेंड अपन कहेंगे कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए। थर्ड अपन बात करेंगे कि फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए। तो जब भी अपन फ्लो की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें ये तीन कंडीशन होनी चाहिए कि लिक्विड नॉन विस्कस, स्टेडी इरोटेशनल, और एक और कंडीशन अपन ले सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल ये अपन कह रहे कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी। ये एक्चुअल में ये आइडियल फ्लूइड है, अगर अपन ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको अपन कहेंगे आइडियल फ्लूइड। हम जो स्टडी करेंगे वो इस आइडियल फ्लूइड की स्टडी करेंगे।
आंसर। यस, अभी बेटा अपन कह रहे हैं यहाँ पे अपन डिफाइन करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या हम कहेंगे लैमिनार फ्लो। अभी बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो जैसे अपन कह रहे कि जो स्टेडी फ्लो होता है उसको अपन कह रहे कि विजुअलाइज करने के लिए हम हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि स्ट्रीमलाइन होता क्या है। स्ट्रीमलाइन उसको अपन कहेंगे a hypothetical line drawn hypothetical lines drawn in the direction of fluid flow is called the streamline, is called the streamline। अभी अपन कह रहे हैं is called a streamline। अभी अपन streamline flow कहेंगे कैसे? in streamline flow a steady flowing liquid steadily flowing liquid steadily flowing liquid follows exactly the same path as that has been followed by preceding particles। अपन कह रहे कि जो आगे वाला पार्टिकल फॉलो करता है सेम पाथ अपन कह रहे कि वो भी फॉलो करेगा। और इसमें अपन कह इस टाइप से बेटा लिक्विड या फ्लूइड का फ्लो होगा। जैसे एक स्ट्रीम बेटा मैंने ड्रॉ किया, ऐसे फ्लो है। इस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इसी पॉइंट की वेलोसिटी देगा। मतलब हम कहेंगे कि वी ए वो कांस्टेंट है, वी बी वो भी अपन कह रहे कि कांस्टेंट है। वी और वी बी दोनों अपन कह रहे कि कांस्टेंट होगा। बट वी ए वी बी के इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। वी ए नॉट इक्वल टू वी बी, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट हो गया तो हम कहेंगे ए पॉइंट पर आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब अपन कह रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पर जो भी पार्टिकल यहाँ से फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी सेम होगी। बी पॉइंट पर आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी एनी टाइम सेम होगी। ऐसे फ्लूइड फ्लो को अपन लैमिनार कहेंगे, स्ट्रीमलाइन कहेंगे। स्ट्रीमलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको अपन हाइपोथेटिकल लाइन से शो कर सकते हैं, इसलिए उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। अभी अपन कह रहे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो की हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड प्रॉपर्टीज में अपन फर्स्ट कहेंगे द टेंजेंट ड्रॉन। फर्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा अपन कहेंगे द टेंजेंट ड्रॉन टू the tangent drawn to the stream
a streamline gives the direction of velocity at that point. उसको अपन velocity देगा. Second, two streams never intersect. Two streams never intersect to each other. Because at intersection point we can draw two tangents which gives two direction at a single point, जो कि possible नहीं है. Which gives two direction at a single point which is not possible. तो दो अपन ने स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टी देखी. एक तो हमने कहा कि स्ट्रीम के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट की वेलोसिटी देगा. दूसरा अपन कहेंगे कि दो स्ट्रीम कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसको अपन स्टेडी फ्लो कहेंगे.